विमुद्रीकरण क्या होता है? तो इसका अभिप्राय संचालन में करेंसी की वैधानिक स्थिति वापस ले लेना है। मतलब कि जो भी करेंसी संचालन में, मतलब कि जो भी करेंसी चल रही है, जैसे कि भारत में अभी रुपए है, ठीक है, तो इनकी वैधानिक स्थिति को वापस ले लेना। ठीक है, मतलब जैसे कि भारत में 2016 में 8 नवंबर को जो नोटबंदी हुई थी, क्या हुआ था इसमें कि जो 500 और 1000 के नोट चल रहे थे उनकी वैधानिक स्थिति को वापस ले लिया गया था। ठीक है, मतलब उन नोटों को बंद कर दिया गया था, उनकी जो वैल्यू थी वो घट गई थी, वो ख़त्म हो गई थी। जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो क्या हुआ था कि 500 और 1000 के नोटों की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई थी। उसके बाद वो एक कागज़ के टुकड़े बनकर रह गए थे। ठीक है, तो ये जो हुआ था 8 नवंबर 2016 को भारत में, वो भी विमुद्रीकरण ही हुआ था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे कि विमुद्रीकरण क्या होता है। अब हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इसका क्या विशेषता है? इसकी काले धन की समाप्ति। जो भी ब्लैक मनी होता है, आप समझ सकते हैं, जिसे फ्रॉड कहते हैं, फ्रॉड का जो भी पैसा होता है, धन होता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। अगला है भ्रष्टाचार का उन्मूलन। जितने भी भ्रष्टाचार थे वो भी सारे समाप्त हो जाते हैं। नकली करेंसियों की समाप्ति। ठीक है, जितने भी नकली करेंसी थी वो सारे बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उन करेंसियों की वैधानिक स्थिति वापस ले जाती है। अब उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, भारत में भी नकली करेंसी की समाप्ति हुई 8 नवंबर 2016 को, जब 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो बहुत मात्रा में नकली करेंसी भी प्राप्त हुई थी, जो कि उनको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से नकली करेंसी भी खत्म हुई थी। अगला है नगद रहित अर्थव्यवस्था। ठीक है, विमुद्रीकरण नगद रहित यानी कैशलेस अर्थव्यवस्था को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब आपको जहाँ भी जाना है आपको कैश लेकर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, आपको कैशलेस अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे। ठीक है, जितने भी डिजिटल पेमेंट के मेथड हैं वो सारे क्या हैं? कैशलेस अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि पेटीएम और गूगल पे और फ़ोन पे ये सब तो आप चलाते होंगे, और इस एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर विमुद्रीकरण की विशेषताएं खत्म हो गई, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और भी विशेषताएं हैं बहुत सारी, लेकिन मैंने आपको कुछ ही बताई हैं मेन, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होता है विमुद्रीकरण। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उससे आपके जो सवाल होंगे उनके मैं आंसर सबको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो समझ में आ रही है, नहीं आ रही, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर चैनलें नहीं है जो कि हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कर दें, और अंत में एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए